Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. 4th of April 2024 थर्सडे के नॉन एडिटोरियल्स के एनालिसिस के साथ हाजिर. Pessimistic view is the first title of editorial. Editorial ये जो पेसिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप नाउमीदी की सोच रख रहे हो. तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली एक रिपोर्ट शाये की है चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने अनसरप्राइजिंगली, मतलब ये कोई उन्होंने अनहोनी बात नहीं की, ऐसे उन्होंने कहना ही था क्या कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अगले 2 साल में उन्हें बहुत भी तरक्की करेगी तो 3% से आगे जाती हुई महसूस नहीं हो रही, जो कि एक कह लें एक्सपेक्टेशन से तो काफी लो है, लेकिन आम रूटीन लेवल से भी काफी लो ये बात की गई है. उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं कि हमारी जो कंटिन्यूड लो इन्वेस्टमेंट है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली पिछले 2 सालों से, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस हैं जो हमारे डेट्स के और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, वो सेटल नहीं हो रहे. फिर उसके बाद हमारी जो बजटरी पॉलिसीज हैं वो कोई बैलेंस नहीं है, डिस्टॉर्शनरी हैं, बैलेंस नहीं है. फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे इदारे हैं स्टेट के जो ओन्ड हैं और स्टेट का उनके ऊपर कंट्रोल है, जिसकी वजह से स्टेट को उनका बर्डन उठाना पड़ता है. तो ये जो उन्होंने अपने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में वर्ल्ड बैंक ने ये सारी बातें की हैं, ये बातें कुछ गलत नहीं है, ये बातें तो ठीक हैं. हालांकि आईएमएफ ने जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन और ये बेल आउट का जो प्रोग्राम आईएमएफ की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी पेशेनगोइयां नहीं की, बल्कि वार्निंग्स जो है वो ही दी हैं. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक डेट रिडन कंट्री है और पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो काम नहीं कर रहा, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि इसके सारे बेनिफिट्स जो हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? वो एक नैरो एलीट की तरफ जा रहे हैं. नैरो एलीट मतलब एक ऐसी एलीट क्लास के जो बहुत थोड़ी सी है, उसकी तरफ सारे हमारे वसाइल का रुख है. और आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आई, उन्होंने आगे से आगे जो जो चीजें होती रहीं वो सारी फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उन्होंने पैदा की. और करते 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 जैसे जैसे मामलात आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, कम नहीं हो रही. ठीक है, अब इसके मैं 3 फेजेस आपको बता देता हूँ. मतलब पहला फेज वो था कि जब 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया, तब से लेकर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के जो को 1.5 साल बनता था, उसमें एक उम्मीद यही थी कि एक जो पॉलिसीज हैं उनको एक ट्रैक पे लाया जाएगा और एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर बाद में हो जाएगी, और बाद में जो नई गवर्नमेंट है वो किसी की भी हो, वो एक स्मूथ वे में जाएगी. लेकिन चीजें स्मूथ वे में नहीं हुई. कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, दो सूबों के इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए गए. फिर उसके बाद पार्लियामेंट का और अदालत का एक स्टैंड ऑफ हो गया, उनका आपस में झगड़ा चल गया. फिर उसके बाद इन सारे झगड़ों के बाद अ, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई, तो ये सोचा गया कि लोगों ने ये सोचा कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो चलें वो इलेक्शन करवाएगी, और नया इलेक्शन करवाएगी तो नई गवर्नमेंट आएगी तो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी. लेकिन उसमें क्या हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आके ना सिर्फ ये कि उसका इलेक्शन उसकी सेकंड थर्ड प्रायोरिटी थी कहीं,
उन्होंने दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन शुरू कर दी, उन्होंने पीटीआई के लोगों को जो है वो अ, ज़ुल्म सितम शुरू कर दिया उनके ऊपर और पुलिस फ़ोर्स और ये वो सब कुछ आपको पता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुए, फिर भी कुछ लोग पॉज़िटिव थे कि चलो इलेक्शन होंगे, कुछ नई गवर्नमेंट आएगी, ये कर लें जो करते हैं। अच्छा, फिर जब इलेक्शन हुए, तो अब इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन इस तरह से करवाए गए हैं और उनके रिज़ल्ट इस तरह से दिए गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ की इससे बड़ी धांधली देखने को नहीं मिली, जो बिल्कुल ब्लेटेंट है और अदालतें उसका कोई नोटिस नहीं ले रही, अदालतें उसके कोई फ़ैसले नहीं कर रही। तो अब ये वाला पॉइंट जो आ गया है, ये वो लोग जो पिछले 2 सालों से कुछ उम्मीद लेके चल रहे थे कि शायद पाकिस्तान के हालात नई गवर्नमेंट आने से ठीक हो जाएँ, वो भी सारे पिछले 2 महीनों से वो लोग जो छोटे कारोबारी तबके, बड़े कारोबारी तबके, प्रोफ़ेशनल्स जो अपने अपने ऐसे प्रोफ़ेशनल्स जो अपना कारोबार करते हैं, ऐसे प्रोफ़ेशनल्स जो कहीं जॉब करते हैं, सारे तबके ही अब मायूस हो गए कि पाकिस्तान में अब कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, पाकिस्तान में आगे फ्यूचर उनका सेफ नहीं है। तो पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी क्योंकि याद रखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये बिल्कुल एक ऐसे बात है कि जैसे 100% ट्रू बात। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। अच्छा, तो अब क्या है कि अब जब से ये इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को 2024 को, उसके बाद से आपका सरमायादार अगर कोई थोड़ा बहुत सरमाया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके बैठा था, तो वो जल्दी से जल्दी निकालने के चक्कर में है और वो बाहर जा रहा है, किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगा। आपके जो टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, वो पाकिस्तान में छोड़ के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं और एक-एक महीनों में लाखों की तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। और ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, ये यही 2 बड़े तबके हैं। वो लोग कि जिनका कोई कारोबार पाकिस्तान में है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना कारोबार ख़त्म करके बाहर जाएँ, अपने पैसे निकाल लें। और दूसरा, जो टॉप के प्रोफ़ेशनल्स हैं, बेशक वो कंप्यूटर साइंस में हैं या मेडिकल साइंसेज़ में हैं या इंजीनियरिंग में हैं या अकाउंटेंसी में हैं, कहीं पे भी हैं, वो बाहर जा रहे हैं। और यही वो 2 तबके होते हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इतना बूस्ट करते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होता है कि बाहर से भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को जॉब्स मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन अब ये तबका मायूस हो गया। तो इसलिए अब ये जो हमारा न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो ये जो कह रहा है ना कि करंट इकोनॉमिक मॉडल इज़ नॉट वर्किंग, ये मॉडल नहीं चल रहा, ठीक है? क्योंकि इसका सारा रुख जो है वो एलीट की तरफ है और वो जानबूझ के एलीट की तरफ किया गया। वो एलीट कौन-सी है? वो पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी पसंद के पॉलिटिशियंस हैं। वो मिलिट्री के लोग हैं, वो जजेस हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये वो सारे लोग हैं कि जिनसे फ़ायदे लेने हैं और अपनी मर्ज़ी के काम करवाने हैं, उनकी तरफ सारे वसाइल का रुख मोड़ दिया गया है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। तो इसलिए अब वो कहता है कि हमारा जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो नहीं चल रहा। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट बात ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस भी कुछ ज़्यादा नहीं रह गए। बस सीधी-सी बात है कि या तो पाकिस्तान इस खाई में गिर जाएगा और पाकिस्तान डिज़ास्टर में जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान के एसेट्स फ्रीज़ हो जाएँगे, बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे, या फिर पाकिस्तान वाक़ई इकोनॉमिक डेवास्टेशन को डॉज कर लेगा और पाकिस्तान एक राइट ट्रैक पे चल पड़ेगा। तो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं, नजीब बिन हुसैन हसनी, उन्होंने कहा है कि वो होपफुल हैं
कि पाकिस्तान का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्राइसिस है वो वाकई पाकिस्तान उसमें से निकल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी। ये बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन सी हैं? ये बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत लंबी चौड़ी बातें तो खैर इस पे हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। नंबर वन नंबर वन कि जो एलीट क्लास की तरफ सारे रिसोर्सेज का रुख है वो खत्म करना होगा। और नंबर टू, हैवी टैक्सेशन अगले कुछ सालों के लिए। वो हैवी टैक्सेशन जो है वो करनी पड़ेगी, और वो डायरेक्ट टैक्सेस भी उसमें होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे। तो जाहिर है पूरी कौम को उसका वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि करनी पड़ेंगी, फिर जाके पाकिस्तान की एक पॉजिटिव आउटलुक सामने आएगी। तो इसलिए अब ये अगर करेंगे तो फिर एक सस्टेनेबल बेसिस प्रोवाइड हो जाएगी रिफॉर्म्स की। और ये भी याद रखें कि ये जो सस्टेनेबल का वर्ड ना इकोनॉमी में अक्सर यूज होता है, इसका मतलब यही होता है कि इकोनॉमी में कुछ ऐसी चेंजेस लाई जाएं कि बेहतरी जो है, अगर एक दफा बेहतरी ना आए बल्कि वो बेहतरी कायम रहे। राइट। अच्छा। और इसके अलावा फिर आगे चल के हमारा न्यूज़पेपर कहता है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे जो ग्लोबल लेंडर्स हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज वगैरह, ये हमारे जो इम्बैलेंसेस हैं, हमारे जो इकोनॉमी के फ्लॉज हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से इश्यूज से गुजर रहा है उन सबको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। और साथ मैसेज दे रहे हैं कि अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करनी होगी, और अपने इंटरनेशनल रिजर्व्स को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है। और एक्सटर्नल सेक्टर को जो है वो स्टेबलाइज करना होगा। ठीक है। ये सारी चीजें पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें वो वही जो ऊपर है कि बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे। लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए तो डिफिनिटिव पॉलिसी डायरेक्शन इज मिसिंग। जो डिफिनिटिव पॉलिसी डायरेक्शन है वो क्या होती है कि एक सॉलिड लेवल पे पॉलिसी बना के दे दी जाए, और एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाई जाए। मतलब ये कि आईएमएफ ने कहा कि जी पीआईए आपका लॉस में जाने वाला इदारा है, उसको भेज दिया जाए। तो गवर्नमेंट कहती है हाँ जी ठीक है भेज देंगे। लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जिनमें रेलवे है, जिनमें वापडा है। ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो इकोनॉमी के ऊपर बोझ हैं। उनके बारे में कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। मतलब ये है कि आईएमएफ जो कहता जाएगा करते जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाएगी, और गवर्नमेंट वो पॉलिसी बना के आईएमएफ के सामने रखेगी कि जी हमारा ये प्लान है, तो आप हमें कर्जा दें। अब ये प्लान जब अपना गवर्नमेंट देगी तो उस वक्त ही ऐसा पॉसिबल है ना कि आगे फ्यूचर में चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी। अगर प्लान ही आईएमएफ दे रहा है तो चीजें भी आईएमएफ के हाथ में होंगी ना। लेकिन फिर भी क्योंकि इम्प्लीमेंट इन्हीं लोगों ने करनी होगी, तो आईएमएफ का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा इस चीज पे। ठीक है। जब इन लोगों ने एक होलिस्टिक पॉलिसी दी होगी गवर्नमेंट ने तो फिर आईएमएफ का ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और यही क्रेडिटर्स का और इन्वेस्टर्स का यही मेन कंसर्न है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है। और वो हमारी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनेगी कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। वो कभी भी एम्बिगुअस सी पॉलिसी दे के कभी भी चीजों को आगे लेके नहीं चल सकते। लेकिन अब इसमें मेरा एनालिसिस ये है कि ये गवर्नमेंट की शायद बस की बात नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से आई है, जिस तरह के इलेक्शंस के बाद, गवर्नमेंट को खुद कोई पता नहीं है कि वो कितना अरसा है और कब उन्होंने चले जाना।
तो जब इस तरह की सोच गवर्नमेंट के अपने सर्कल्स में होगी, तो कैसे वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं? वो शॉर्ट टर्म प्लान्स ही बनाएँगे और शॉर्ट टर्म प्लान्स में उनकी कोशिश ये होगी कि वो जितना हो सके माल इकट्ठा कर लें, करप्शन कर लें या दूसरे लफ्ज़ों में या दूसरी तरफ जाएँ, तो जितना हो सके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई इलेक्शन बाद में जल्दी होता है, तो फिर इनका कुछ ना कुछ से आ जाए अवाम में। लेकिन अब वो डेवलपमेंट के तो वो उसमें नहीं है, सिचुएशन में नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। आईएमएफ से पहले ही माँग रहे हैं, तो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? इसलिए कन्फ्यूजन का शिकार है और ये कन्फ्यूजन का शिकार अगर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी, अपनी टीम जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम कन्फ्यूजन का शिकार होगी, तो कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है? ये तब तक नहीं आ सकती जब तक एक अनएम्बिगुअस पॉलिसी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक नहीं। इसके बाद सेकंड वाला एडिटोरियल है हमारा वायलेटिंग लाइव्स। वायलेटिंग लाइव्स बेसिकली इसका बैकग्राउंड है कि जो तांदलियावाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद पंजाब प्रोविंस में एक वाकया हुआ कि 12 साल के एक बच्चे को एक मौलवी अबू बकर मुआविया ने उसको रेप करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर एक जिरगा बना दिया गया और उस जिरगा को के थ्रू जो है जिरगा या पंचायत कह लें, उसके थ्रू सुलह सफाई करवा ली गई और जो वालिद है उस बच्चे का उसने केस वापस ले लिया। तो अब वो रफा-दफा हो गया वो मामला। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात और मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है कि ऐसा ये अचानक से कैसे हो गया और केस भी वापस हो गया और वो सब कुछ। तो इस पे अब न्यूज़पेपर ये लिख रहा है कि अब इस तरह ये जिरगा या पंचायत वगैरह है इस तरह के मामलात में, क्रिमिनल इश्यूज़ में, ये क्लियर वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक जजमेंट दी थी कि ये जिरगाज और जो पंचायत्स हैं ये सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन क्या है कि अब चूंकि वो लीगल अथॉरिटी नहीं है, किसी भी सिविल और क्रिमिनल के केसेस में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, वो अ, इसके ऊपर कोई पूरा स्टैंड नहीं ले रहा, ठीक है? तो ये ह्यूमन राइट्स की क्लियर वायलेशन है, जिसमें स्टेट अपना किरदार अदा करने में अभी तक नाकाम है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सोसाइटी के लिए अब ये सोसाइटी जो है ना, ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि इस तरह की जो अब्यूज़ेज़ हैं, वो सेमिनरीज़ में, वो रिलीजियस इदारों में, मदरसों में ये होती रहें और ये सोसाइटी जो है वो चुप करके बैठी रहे, देखती रहे। क्रूएल्टी है, एक्सप्लॉइटेशन है, रेप है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये मौलवियों के हाथों, क्लेरिक्स के हाथों, ये कब से नहीं चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है, ठीक है? और इतनी मारपीट और वॉयलेंस और डंडों का इस्तेमाल मदरसों में होता है, ये सब कुछ होता है। तो इसको रोका नहीं जा रहा, रोका क्यों नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई क्लियर स्टांस नहीं है। बहुत सारे अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशन उनकी होनी चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लान बना के सामने आए, क्योंकि एक न्यूज़पेपर कहता है कि एक रिसर्च जो है वो इंटरनेशनल स्टडी हुई थी, उसने ये साबित किया कि फाटा, जो कि जिरगाज़ ही जहाँ पे शुरू से चलते रहे हैं, वहाँ पे भी जब लोगों से पूछा गया तो 80% पॉपुलेशन ने इन जिरगाज़ के खिलाफ वोट दिया और खिलाफ उन्होंने अपनी ओपिनियन दी कि ये जिरगाज़ नहीं होने चाहिए, प्रॉपर अदालत का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारी अदालतों में जो डिलेड जजमेंट्स हैं, उसकी वजह से
मतलब कई कई साल गुज़र जाते हैं, केसेज़ का फैसला ही नहीं होता। फिर पुलिस स्टेशंस के अंदर हमारे औरतों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, गरीब लोगों के साथ क्या सलूक होता है, ये भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद इल्लिटरेसी है, फिर उसके बाद ये लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द जुडिशियल सिस्टम है। ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा कर पा रहा। तो जब हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर, हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा कर पा रहा और लोगों को ये पक्का पता ही नहीं है कि क्या हमें अदालतों में इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर है कि वो जो लोकल पंचायतें होती हैं, जिरगाज होते हैं, लोग उन्हीं के निर्गे में आएंगे ना, क्योंकि लोग अदालतों के चक्कर लगाने से अपना हक लेने के लिए भी अदालतों के चक्कर लगाने इतने पड़ते हैं लोगों को कि लोग उससे फिर घबराते हैं। तो इसलिए फिर वो मामला रफा-दफा की तरफ चला जाता है। जो हमारी एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो 2016 की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं, वो एक जिरगाज़ को जो है ना, वो एक फंक्शनल जुडिशियल सिस्टम समझते हैं और वो ये समझते हैं कि फ्यूचर में उनके लिए जो है ना, ये शायद ये कोई अच्छा सिस्टम होगा। अदरवाइज़ जो असल सिचुएशन है वो तो सबके सामने है। मतलब ये है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम पे आम बंदे का जो एतबार नहीं है, उसकी वजह से ये सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं। इसके बाद थर्ड हमारा एडिटोरियल है ऑन द राइट ट्रैक। ऑन द राइट ट्रैक ये है फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि जो फीफा है, जो इंटरनेशनल फुटबॉल की बॉडी है, उसने पाकिस्तान में एक पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, ये बनाई और ये बना के वो हारून मलिक जो है वो इसको हेड कर रहे हैं। उनकी सरबराही में ये एक कमेटी बनाई और उनको ये कहा कि आप पाकिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बनाएं और वो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बना के उसके इलेक्शन करवाएं। फिर वो इलेक्शन करवा के फिर प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस करवाएं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर इलेक्टेड जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट बने, जो कि सिलेक्टेड ना हो, जो इलेक्टेड हो। तो फिर हम आपको पाकिस्तान में फुटबॉल की इम्प्रूवमेंट के लिए फंड्स देंगे, फीफा वाले फंड्स देंगे इंटरनेशनल लेवल। तो अब क्या है कि वो पहले 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस हुए। तो उन इलेक्शंस में एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली। एक पॉजिटिव साइन है इसका कि उन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्शंस हुए वो एक अच्छे माहौल में हुए, लेकिन उस पे कुछ थोड़े से कंसर्न्स जो हैं वो फुटबॉल फ्रेटर्निटी, जो फुटबॉल से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने शो किए शुरू में कि जी ये अ, इसमें कुछ इश्यूज हैं, कि जो नई फुटबॉल की जो क्लब्स हैं उनको भी ऐड कर लिया गया है और रजिस्ट्रेशन उनकी कर ली गई है और उनको वोट का हक दे दिया गया। हालांकि रूल्स में है कि 2 साल के बाद ही किसी को, मतलब 2 साल हो जाए रजिस्ट्रेशन को, तो उसको वोट का हक मिलेगा। तो इस पे फिर मामला जो है उसको दोबारा से फीफा ने देखा और लास्ट मंथ जो है वो दिसंबर 2024 तक का टाइम फिर फीफा ने दिया है कि आप इसको दोबारा से सारे प्रोसेस को करें। अब वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उनमें जो वोटिंग हुई वो व्हाट्सएप के थ्रू हुई और ये भी कोई अजीब सी बात ही थी। तो इसलिए फिर जो है वो दोबारा से ये कहा गया है कि वो उन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी करवाए जाएं ईद के बाद। और फिर एक जो मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर प्रोविंशियल लेवल पे करवाए जाएं।
डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर जाए प्रोविंशियल लेवल पे, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनाए ओवरऑल पीएफएफ का, और चीजें जो है वो राइट ट्रैक पे, न्यूज़पेपर कहता है कि अब उम्मीद है कि चलनी शुरू हो जाएंगी। और इसका ये भी हमें इंडिकेटर मिलता है कि 2026 के लिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफायर राउंड्स हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की आवाम ने, लोगों ने इतनी इंटरेस्ट शो की है और फैंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं, और इस इंटरेस्ट की वजह से वो इन इलेक्शंस में भी इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेके जो एट द एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे जो बॉडीज बनेंगी फुटबॉल की, वो वाकई उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगी, और वो फ्यूचर में फुटबॉल के लिए अच्छे फैसले करेंगे। इसके साथ ही आज की एडिटोरियल्स की डिस्कशन कंक्लूड करते हैं, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।